वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत पार्ट वन में गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश या कि स्लेव डायनेस्टी। हमने पढ़ा था कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो मोहम्मद गौरी के एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश जो था वो स्लेव वंश या फिर ममलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका स्लेव इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश का स्लेव बलबन जो है वो गद्दी पर बैठता है। इसीलिए जो है इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग राजाओं के गुलामों ने पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी पर शासन किया था। स्लेव वंश के बाद जो है या गुलाम वंश के बाद जो है वो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका जो है, इसका ट्रिक ये है, ए गुल खिल तू सैलो में। देखिए, ये है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों की क्रोनोलॉजी को याद करने का तरीका। ऐसे हो गया ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना की थी। खी से हो गया खिलजी वंश की स्थापना की, उसके बाद खिलजी वंश शासन में आया था। तू से हो गया तुगलक वंश, स से हो गया सैयद और ल से सैलो, ल से हो गया लोधी वंश। तो इस प्रकार से है जो है हम याद कर सकते हैं दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी को ए गुल खिलतू सैलो में। ये ट्रिक हो गई। तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और तुगलक डायनेस्टी के बाद में, और देखेंगे कैसे लगभग 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना रखी दिल्ली सल्तनत पर, और उसके बाद जो है फिर तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है लगभग 1316 एडी में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, जो कि है हिस्ट्री लेक्चर 17, खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, खिलजी डायनेस्टी या फिर खिलजी वंश की स्थापना जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में की जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो 1290 से लेकर के 1296 एडी तक दिल्ली के शासन पर, मतलब गद्दी पर शासन करता है या दिल्ली सल्तनत पर इनका राज चलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये लड़ाई में विश्वास नहीं रखता था, ये वार में विश्वास नहीं रखता था। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल सीधी सादी थी कि खुश रहो अपने राज्य में, जो है उसी में खाओ पियो मजे करो, ज़्यादा दूसरे को छेड़ना नहीं है, ना फिर किसी से लड़ने जाना। ये इसकी जो है प्रिंसिपल हुआ करती थी, इसीलिए जो है इसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था। लेकिन इसी के विपरीत जब हम अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे तो वो इससे बिल्कुल अपोजिट थे। अलाउद्दीन जो थे वो इनके भतीजे भी थे और साथ ही साथ इसके दामाद भी थे, क्योंकि इसकी बेटी का विवाह जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हो गया था, इसीलिए वो इसके दामाद बन गए थे। और वो जो है वो वॉर पे और हिंसा में काफ़ी विश्वास रखते थे, उनको शांति उनसे से कोई मतलब नहीं था, बस लड़ाई करना था, एक्सपेंशन करना था। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो देखिए, जलालुद्दीन को क्लेमेंसी जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था, ये हमने अभी बात कर ली। इसके अलावा जलालुद्दीन ने अपने शासनकाल में जब ये गद्दी पर बैठे थे दिल्ली सल्तनत की, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो है कारा का कारा का गवर्नर अपॉइंट किया था या फिर बनाया था। आगे देखते हैं। देखिए, लगभग 1992 ईसी 1292 एडी में जलालुद्दीन जो है उन्होंने मंगोल्स के आक्रमण को पराजित किया था, मंगोलों को हराया था, जो कि सुनाम तक पहुंच गए थे, लेकिन जलालुद्दीन द्वारा उन्हें रोक दिया। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है उसी वक्त जो है भारत में मंगोल इन्वेंशन की भी शुरू हो जाती है। मंगोल इन्वेडर जो है वो दिल्ली सल्तनत काल में ही भारत में आने लगे थे, और चंगेज़ खान, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी इसी समय जो है इसी टाइम पीरियड में भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन उसको भी जो है भारत के राजाओं द्वारा सक्सेसफुली डिफीट कर दिया जाता है या भारत में आने से रोक दिया जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1292 एडी में सुनाम में आए हुए मंगोलों को हराया था, और इसके बाद जो है 1292 एडी में ही जलालुद्दीन खिलजी की उन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी जाती है, सत्ता हथियाने की लालच में। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन
खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और अपने शासन का प्रारंभ करता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर के 1316 एडी तक था। उन्होंने इतने समय तक ही राज किया था। देखिए खिलजी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश भी है, क्योंकि इसने केवल 30-32 साल तक ही राज किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई ऐसा महत्वपूर्ण या फिर केपेबल इनका राजा नहीं रहा जो कि दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े राज्य को रिटेन करके रख सके या उस पर अपने शासन को बनाए रख सके। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और सन इन लॉ भी था। इसके बारे में हमने बात कर ली। ये 1296 ईस्वी में बैठा था गद्दी पर और 1316 तक इसका शासन काल चला था। और इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा था जिसने साउथ की ओर कूच करना प्रारंभ किया था, जो चाहता था कि वो साउथ भी जीत ले। इसका मकसद था कि ये पूरे भारत पर, भारत का जो मैप है ये उस पर पूरी तरीके से चाहता था कि कब्जा कर ले। देखिए अलाउद्दीन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के जनरल उलुग खान और नुसरत खान को अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला करने के लिए भेजा था और गुजरात के किले को जीतने के लिए भेजा था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने रणथंभौर में हामिर देव राजा को मार दिया था और रणथंभौर की लड़ाई जीत ली थी। और रणथंभौर की लड़ाई जीतने के बाद अलाउद्दीन जो है पहला उत्तर भारत का राजा बन गया था जिसने दक्षिण भारत की ओर हमला करना प्रारंभ किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन के शासनकाल में महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये है कि इसने रामेश्वरम में मस्जिद का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ अलाउद्दीन का गुलाम हुआ करता था मलिक कफूर, जिसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। हजार दिनारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में, मतलब 1000 दिनार प्राइस पे करके एज अ स्लेव गुलाम के रूप में खरीदा था। तो इसीलिए जो है मलिक कफूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनती है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन होता है मलिक कफूर, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राजाओं के विरुद्ध में युद्ध आरंभ करने के लिए भेजा था या इन्वेजन करने के दृष्टिकोण से दक्षिण में भेजा था मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन जो है उसने अपने शासनकाल में मैक्सिमम बार, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस राजा ने मैक्सिमम मंगोल इन्वेजन्स को रोका था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में लगभग 12 बार जो है मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कमाल के लड़ाके थे। उनकी मतलब युद्ध करने की जो तकनीक थी वो गजब की थी। इसीलिए जो है उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन भी मिलाया और मंगोलों के आक्रमण को भी भारत में 12 बार रोकने में वे सफल रहे थे। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इसका निर्माण उसी के शासन काल में किया गया था या अलाउद्दीन के साथ ही किया गया था। और साथ ही साथ अलाउद्दीन दरवाज़ा ने सीरी के जो 1000 पिलर्स का जो किला है, मतलब 1000 खम्भों का किला, वो भी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा था भारत का जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू की। स्टैंडिंग आर्मी जो मतलब होती है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है स्थायी सेना। इससे पहले जो राजा बनते थे उनकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। उन लोगों के पास जो है उनके नॉर्मल जो सिपाही हुआ करते थे वो रहते थे। और जब भी युद्ध की स्थिति होती थी या ऐसा कुछ भी होता था तो उस वक्त जो है जनता जो है वो लोग बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देती थी और युद्ध करती थी और आर्मी के रूप में कार्य करती थी। हमने शुरू में भी देखा था जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो राजा पोरस के हारने के कारण पोरस ने अलेक्जेंडर को एक कड़ी टक्कर दी थी। हमने उसको कवर किया है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन वो आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ लिंक में भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 326 ईस्वी में जब
अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पोरस के हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि पोरस के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और अलेक्जेंडर के पास स्टैंडिंग आर्मी थी। तो अलाउद्दीन ने इन सब चीज़ों को देखा हुआ था, वो पहले देखा था कि भारत के राजाओं का हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है, या स्टैंडिंग आर्मी की एब्सेंस होना या उपलब्धता नहीं होने के कारण ही भारत में जो है बाहरी आक्रमण होना प्रारंभ हुए थे और राजाओं की जो है हार होनी शुरू हुई थी और भारत बाहरी आक्रमणकारियों के अधीन होता गया था। इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी और ये पहला राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की थी या रखना प्रारंभ किया था। इसके बाद जो है 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1320 एडी में पंजाब का गवर्नर गाजी मलिक, जिसको ने बाद में अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था, वो दिल्ली की गद्दी को हथिया लेता है, कैप्चर कर लेता है और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की जो है स्थापना करता है। ये देखिए ये मैप है खिलजी वंश का। इधर का जो ये पार्ट है ये तो जीता था पहले से ही गयासुद्दीन तुग सॉरी ये जीता गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और उसके बाद जो ये नीचे का भाग है यहाँ से ये सब जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, जो कि साउथ की ओर है। इसमें ये आपका गुजरात भी आता है जहाँ रणथंभौर किले को जीता गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तुगलक डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो है तुगलक डायनेस्टी का शासन स्थापित किया जाता है। तुगलक डायनेस्टी जो है वो गाजी मलिक जो कि पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, जिसने कि राजा बनने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था, उसने की थी दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना। वो जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश का पहला राजा था दिल्ली सल्तनत पे। इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने बंगाल, उत्कल, वारंगल को जो है अपने अधीन कर लिया था। इसमें जो उत्कल क्या है, उत्कल उड़ीसा, वारंगल साउथ का क्षेत्र था, दक्षिण भारत का एरिया, और बंगाल तो पश्चिमी बंगाल वाला एरिया, ये तो आप जानते ही होंगे। तो बंगाल, उड़ीसा और साउथ के क्षेत्र सभी को जो है गाजी मलिक ने अपने अधीन कर लिया था या जीत लिया था या अपने में मिला लिया था। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने भी दक्षिण में मंगोल इन्वेजन को रोका था। देखिए मंगोल इन्वेजन जो है वो दिल्ली सल्तनत के आगे के हिस्सों में जब तक तुगलक डायनेस्टी आई थी तब तक काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि मंगोल्स जो होते थे, चंगेज खान वगैरह जो थे मंगोल के आक्रमणकारी, ये सब बेसिकली जो है ये लुटेरे हुआ करते थे। और भारत में बहुत पैसा था ये हमने देखा था। भारत के अपार धन के भंडार को देख कर ही बाहरी आक्रमणकारी इसके तरफ आकर्षित हुए थे, क्योंकि उस वक्त राजाओं ने कई बड़े बड़े किले बनवाने शुरू कर दिए थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे जिसमें सोने चांदी का, हीरे रतन जवाहरात का काफ़ी प्रयोग किया जाता था, जिससे जो है बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए काफ़ी आकर्षित होते थे, क्योंकि यहाँ से उनको धन लूट के ले जाने की मंशा हुआ करती थी। तो मंगोल इन्वेजन को तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गाजी मलिक ने भी कई बार रोका। और उसके बाद जो है 1325 एडी में गयासुद्दीन जो तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक थे उनकी हत्या कर दी जाती है जब वो बंगाल में अपनी जीत के जश्न में शामिल हुए रहते हैं। तो उस वक्त जो है उनकी हत्या कर दी जाती है 1325 एडी में एक इंटरनल रिवॉल्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो है 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जुना खान जो कि उनका क्राउन प्रिंस था, जिसको कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, वो गद्दी पर बैठता। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 21वीं सदी का इंसान के व्यक्ति थे जो कि उस वक्त जिनका जन्म हो गया था। ये गजब के बुद्धिमान आदमी थे, एस्ट्रोनॉमर्स, इनको एस्ट्रोनॉमी आती थी, एस्ट्रोलॉजर लॉजर्स थे ये इंजीनियर थे, इनको मतलब साइंस, खगोल शास्त्र, गणित, मैथ इत्यादि का जो है राजनीति का काफ़ी ज्ञान था। लेकिन इनके साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है कि ये जो भी स्कीम लाते हैं अपने राज्य की भलाई के लिए, राज्य को अच्छे तरीके से सुशासन चलाने के लिए, वो हमेशा उल्टा ही हो जाता था। इन्होंने काफ़ी नए नए जो हैं
स्कीम निकाले थे जिससे राज्य जो है काफ़ी समृद्धि की ओर बढ़ सकता था, लेकिन इनको हमेशा निराशा ही हाथ लगती थी। क्या होता था, चांदी महंगी हो गई थी। पहले क्या था कि चांदी के सिक्के चलते थे, अब चांदी के सिक्कों को बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, तो इन्होंने सोचा कि तांबे के सिक्के निकाल दे। तांबे के सिक्के निकालेंगे, सस्ता बनेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो लोग इनके समय में क्या करते हैं कि अपने घर में सिक्के छापने उन्होंने चालू कर दिए। लॉस हो गया बेचारे को। इसने फिर अपनी राजधानी शिफ्ट की थी दिल्ली से देवगिरी। तो क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ रिवोल्ट कर दिया कि वहाँ नहीं जाना है। और ऐसे कई सारे इनके जो थे स्कीम वगैरह थे, जिनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। उस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा जिसमें मैं एमबीटी को या मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा कवर करूँगा। तो अभी इतना जानिए, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सेवियर ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि इसने चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। और साथ ही साथ इसको पगला राजा, मूर्ख राजा आदि का टाइटल भी मिला हुआ था, क्योंकि इसके शासनकाल में काफ़ी विद्रोह हुए, लोग जो है इससे परेशान हो गए थे। ये ऐसी ऐसी स्कीमें लाता था कि लोग इनके द्वारा जो है इसकी प्रजा काफ़ी परेशान हो गई थी। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 में गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो उसके समय में शासनकाल में जो है मंगोल इन्वेजन्स के कारण काफ़ी हालत बुरी थी। तो पैसे की कमी थी, तो इसलिए इसने सोचा कि लोगों पर टैक्स बढ़ा देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि लोगों पर टैक्स लगाता है कि लोगों टैक्स ज़्यादा देंगे तो राज खजाने में भरेगा पैसा, और फिर जो है लोगों की भलाई के लिए उसको लगाया जाएगा। तो उस समय क्या होता है, टैक्स के विरुद्ध लोग जो है रिवोल्ट कर देते हैं। तो वहाँ टेंशन, तो इसको हटाना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है टैक्स। उसके बाद जो है मंगोल इन्वेजन बार बार आती थी। देखिए मैप में अगर हम देखेंगे तो ये उस समय का दिल्ली सल्तनत था जब तुगलक डायनेस्टी सत्ता में आई थी, जो पहले खिलजी वंश से उन्हें मिला था। तो ये वाला जो भाग है, इस एरिया में करते थे मंगोल आक्रमण। और इस एरिया से जो है दिल्ली थी यहाँ पर, यहाँ दिल्ली आना काफ़ी आसान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने अपनी राजधानी देवगिरी शिफ्ट कर दी थी इधर। तो जिससे क्या होता है कि मंगोल को इधर आने में दिक्कत होती, और जब तक वो पहुँचते तब तक ये अपनी तैयारी कर सकते थे, और इनके राज्य में जो है कम से कम क्षति होती, जान माल की कम से कम हानि होती। तो यही सोचकर जो है इसने अपनी राजधानी शिफ्ट करने का प्लान बनाता है। ये देवगिरी शिफ्ट करना चाहता है दिल्ली से, लेकिन उस समय क्या होता है, इसके जितने भी जनता थे, प्रजा थी, वो रिवोल्ट कर देती है कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम यहीं रहेंगे। तो भी बलपूर्वक ये लेके जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक बकरी तक को दिल्ली में नहीं छोड़ा था। सबको गाय भैंस बकरी सोना चांदी जो था इंसानों का सब उठाकर आदमी के साथ अपने प्रजा के साथ लेके चल गया था देवगिरी। तो उधर क्या होता है कि प्रजा में गुस्सा बढ़ जाता है, इसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाता है। तो फिर जो है देवगिरी टू दिल्ली बैक टू पवेलियन आ जाता है ये। उसके बाद जो है बहुत कठिनाई के बाद जब दिल्ली आता है, तो फिर ये अपनी राज्य में सिक्के जो बनते थे पहले चांदी के जो बनते थे, उसको बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए नई मुद्रा प्रणाली लाता है ये मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें क्या करता है कि तांबे के सिक्के की शुरुआत करते हैं। कि तांबा क्योंकि सस्ता था तो सिक्के आसानी से बन जाते। तो इसमें क्या होता है, लोगों ने देखा तांबा तांबा लोगों के पास घर में था, घर में सिक्के छापने शुरू कर दिया। पहले तो उतनी हाई फाई मशीनरीज होती नहीं थी, हाथी से बनते थे, वैसा कोई भी बना लेता था। घर में छापने शुरू कर दिए, लॉस हो गया, सब सिक्के जो है ख़त्म हो गए इसके, और ख़तरनाक टाइप का भारी लॉस झेलना पड़ा, जिसके कारण ये पॉलिसी भी इसकी फेल हो गई। इसीलिए जो है इसको पगला राजा या फिर पागल राजा कहा जाता है। देखिए इसके बाद जो होता है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक वो दिल्ली का राजा बनता है। फिरोज शाह तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का के छोटे भाई का बेटा था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने तकवी नाम का एक कृषि लोन जो है वो, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था किसानों पर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसने दोआब वाले रीजन जो थे गंगा में, वहाँ पर जो है टैक्स बढ़ा दिए थे ताकि रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो ये जो लगाया गया था लोन किसानों पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो
विड्रॉ कर लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने जो है वो लोन हटा दिया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है इसने 150 कुएं, 100 ब्रिजेस और कई केनाल बनाए थे, जिससे कि सिंचाई प्रक्रिया जो है वो काफ़ी दुरुस्त हो सके दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे ज़्यादा नहरें बनाने का काम दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन में आपको लिखना है तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का सबसे काबिल राजा भी माना जाता है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे काम किए। इसका जो टाइम पीरियड था वो बाकी राजाओं के मुकाबले अच्छा था। साथ ही साथ कुतुब मीनार का निर्माण कार्य हमने पढ़ा था। पहले जो है कुतुब मीनार, उसके कितने 5 फ्लोर हैं। पहले नीचे का फ्लोर बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन चिश्ती की याद में बनाया गया था। इसके बाद ऊपर के 2 फ्लोर जो थे, 3 फ्लोर, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। फिर आंधी तूफान आता है, बिजली गिरती है, ऊपर के 2 फ्लोर गिर जाते हैं, तो फिर इसका जो मरम्मत, रिपेयर, रेनोवेशन होता है वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, और 1 फ्लोर और जोड़ दिया था। 5 फ्लोर का फिर कुतुब मीनार बन गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तो क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर और साथ ही साथ फतेहाबाद की नींव रखी थी। देखिए फिरोज शाह तुगलक या फिर तुगलक डायनेस्टी के किसी भी राजा से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ज़रूर है, क्योंकि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी का जो ऑफिस है दिल्ली में, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का जो ऑफिस है वो तुगलक रोड पर ही स्थित है। तो उनका जो है ये फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम में क्वेश्चन डालने के लिए, तुगलक वंश। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ख़ास करके फिरोज शाह तुगलक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का भतीजा था। इसके साथ ही इसने तकवी नाम का एग्रीकल्चरल लोन जो था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था किसानों पर, उसको विड्रॉ कर लिया था। इसने जो है 150 कुएं, 100 पुल और साथ ही साथ कई नहरें बनाई थी सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। साथ ही साथ फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद की जो है शहरों की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। और कहाँ चल गया, हाँ आ गया, इसके द्वारा की गई थी फतेहाबाद शहर की स्थापना। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी, जिसको की है बाद में राजा अकबर ने, जो कि मुगल वंश के राजा थे, उन्होंने हटाया था जजिया कर को। तो जजिया कर की शुरुआत किसने इम्पोज किया था, जजिया कर वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और किस पे, तो ब्राह्मणों पे। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसको तबाह किया था। इसके अलावा जियाउद्दीन बरानी, ये एक स्कॉलर हुआ करते थे, मुस्लिम स्कॉलर थे। इसका संरक्षण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब उसी के कोर्ट में ये रहते थे, उसके कंटेम्प्ररी थे। और साथ ही साथ जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बर्बाद किया था। अब देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, किसके द्वारा, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, जो कि कलिंग उत्कल के राजा थे। इसको जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। और साथ ही साथ पुरी में एक और मंदिर है, उड़ीसा में एक और मंदिर है जो कि कोणार्क मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उसको, और उसको जो है काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सफ़ेद पैगोडा किसको कहते हैं, तो वो जगन्नाथ मंदिर उसका आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काला पैगोडा किसे कहते हैं, तो वो सूर्य मंदिर उसका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इसके जो सक्सेसर्स होते हुए ज़्यादा काबिल नहीं होते, इसलिए फिरोज शाह जो है तुगलक वंश का अंतिम जो रियल फाउंडर या फिर रियल किंग कहा जाता है वो फिरोज शाह तुगलक ही था। और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो है तुगलक वंश का जो है पतन होने लगता है। और तैमूर के इन्वेजन के बाद जब तैमूर भारत पर आक्रमण करता है, तो तुगलक वंश जो है
वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद उसका जो पतन है वो हो जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हमने पढ़ा, आइए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं उसके बारे में। पहले हमने देखा 1290 खिलजी वंश, फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको कि क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, इसी ने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर बनाया था। उसके बाद हमने देखा 1292 में जलालुद्दीन खिलजी जो है सनम में मंगोल से युद्ध करता है, उनको भारत में आने से रोकता है। और फर्दर आगे टाइम पीरियड में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका सन इन लॉ भी था, के द्वारा उसकी धोखे से हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है, खिलजी वंश का दूसरा राजा और खिलजी वंश का सबसे पावरफुल राजा जिसको कहा जाता है, जिसने कई आक्रमण किए। जो पहला राजा था जिसने दक्षिण की ओर कूच की थी, दक्षिण पर आक्रमण किया था। खिलजी के बारे में आपने एक पद्मावती मूवी आई थी वो देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया गया है, जिसका किरदार जो है रणवीर सिंह के द्वारा निभाया गया था। काफ़ी अच्छी फिल्म है, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। उसमें दिखाया गया है कैसे चित्तौड़गढ़ के किले पे खिलजी जो है वो हमला करता है और महाराजा रतन सिंह से इसकी युद्ध लड़ाई को दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी फिल्म है, आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको खिलजी के बारे में। तो खिलजी ने जो है गुजरात पर विजय हासिल की थी, नुसरत खान को हराया था गुजरात में। उसके बाद रणथंभौर के किले को खिलजी ने अपने अधीन कर दिया था, किसको हराकर, तो हामिर देव को हराकर रणथंभौर की लड़ाई जीती थी। खिलजी पहला राजा था जिसने साउथ इंडियन में अटैक किया था। इसके अलावा मलिक कफूर खिलजी का गुलाम, जिसको खिलजी ने 1000 दिनार देकर खरीदा था, जिसके कारण मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी ने मैक्सिमम 12 टाइम्स मंगोल इन्वेजन को हराया था, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा एकलौता राजा खिलजी है जिसने कि 12 बार मंगोलों को रोका हो। इतने ज़्यादा समय तक इतनी ज़्यादा युद्ध में बाहरी अटैकर को किसी ने रोका हो, वैसा खिलजी पहला राजा है। उसके बाद हमने देखा अलाई दरवाज़ा खिलजी द्वारा बनाया गया, और साथ ही साथ रामेश्वरम का जो मस्जिद है वो भी खिलजी के द्वारा ही बनाया गया। खिलजी के वंश के बाद 1316 में खिलजी का अंत हो जाता है, खिलजी डायनेस्टी ख़त्म, तबाह फिनिश। उसके बाद जो है गाजी मलिक, जो जिसने बाद में अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया, पंजाब का गवर्नर था, 1320 ईस्वी तुगलक वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद जो है मैप ने देखा था तुगलक डायनेस्टी में पहला राजा गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, जिसने कि बंगाल, वरांगल और उत्कल पर विजय हासिल की थी, मंगोल इन्वेडर्स को रोका था, और बंगाल में एक विक्ट्री सेलिब्रेशन के द्वारा उसकी जो है हत्या कर दी जाती है 1325 एडी में। उसके बाद आया जुनाकन क्राउन प्रिंस, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साथ जिसको पगला राजा कहा जाता था, मूर्ख राजा कहा जाता था। जितने भी इसने स्कीम निकाले सब बर्बाद, जनता इसके खिलाफ कैपिटल शिफ्ट की, जनता ने विद्रोह कर लिया, पूरा लॉस, फिर वापस आना पड़ा बैक टू पवेलियन। सिक्के छापे, तांबे के सिक्के बना दिए, सिक्के तांबे से लोगों के पास घर में थे, घर लोगों ने घरों में ही छाप लिया, कुछ रेवेन्यू मिला नहीं, वो भी पॉलिसी फेल। दोआब रीजन में किसानों पर टैक्स लगाया कि ज़्यादा टैक्स मिलेंगे तो फिर उनको लोन देने में आसानी होगी, वहाँ भी विद्रोह, कुछ नहीं मिला, रेवेन्यू बढ़ा नहीं उल्टा घट गया। बहुत ही परेशान रहने वाला राजा, टेंशन में, कहा जाता है 21वीं सदी का आदमी था, 13वीं शताब्दी में पैदा हो गया, इसीलिए गड़बड़ हो गई सब चीज़। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, सबसे महत्वपूर्ण राजा तुगलक डायनेस्टी का, जिसने कि तकवी, जो कि कर लगाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, उसको हटाया था। 150 कुएं, 100 ब्रिजेस और कई नहरें बनवाई थी। जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर, और जौनपुर, हिसर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद की स्थापना की थी, जो कि शहर है। जगन्नाथ टेम्पल पर हमला किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जियाउद्दौलानी कंटेम्प्रेरी स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही साथ तैमूर के इन्वेजन के साथ इसके शासन का अंत होने लगा और अंत में ख़त्म हो गई तुगलक डायनेस्टी। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें हमने ये सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ी थी। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि इन्हीं सब पर आधारित है। पहला प्रश्न, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मलिक कफूर, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो था खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा प्लस सन इन लॉ मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, 1000 दिनारी कहा जाता है जिसको। टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी
तो 1290 से 1320, 1270 से 1290 एडी, 1325 से 1365 एडी, या फिर 1420 से 1526 एडी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 1290 से 1320। देखिए खिलजी डायनेस्टी जो है दूसरा वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी वाज द गवर्नर ऑफ विच प्लेस। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गवर्नर थे। ऑप्शन ए कारा, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कारा। अगला प्रश्न है मलिक कफूर वाज द स्लेव ऑफ। मलिक कफूर किसका गुलाम था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी गाजी मलिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था वो मलिक कफूर का मालिक था या फिर आका था। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। और फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था जिसने कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य या रिनोवेशन का कार्य कंप्लीट कराया था और उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। अगला प्रश्न है गाजी मलिक इज ऑल्सो नोन एज। गाजी मलिक को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी हामिद देवा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था और पंजाब का गवर्नर हुआ करता था राजा बनने के पूर्व। अगला प्रश्न है फिरोजाबाद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय होम। फिरोजाबाद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा फिरोजाबाद फिरोज शाह, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हु इज नोन एज हजार दिनारी। हजार दिनारी किसको कहा जाता था। तो हजार दिनारी उसी को कहा जाता था जिसको हजार दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का था गुलाम, नाम था जिसका मलिक कफूर। अगला प्रश्न है तकवी इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लोन इज स्टॉप्ड बाय होम। तकवी एक प्रकार का कृषि लोन जो है उसको किसने बंद किया था। तो इसका ऑप्शन है फिरोज शाह, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गाजी मलिक, या डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फिरोज शाह। फिरोज शाह ने तकवी को जो है स्थगित कर दिया था लेकिन इम्पोज किसके द्वारा किया गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इम्पोज किया गया था। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत टू अटैक ऑन साउथ। दक्षिण में हमला करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी गाजी मलिक, या ऑप्शन डी आरम शाह। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत पर हमला करना शुरू किया था। इसने अपने स्लेव या कमांडर मलिक कफूर को दक्षिण में इन्वेजन के लिए भेजा था। तो इस वीडियो में जो है हमने देखा दिल्ली सल्तनत में खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में सारी जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो वीडियो को एक बार फिर देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगले जो हमारा अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी तुगलक हो गया, पहला था स्लेव, फिर खिलजी ए गुल खिलतु सेलो में याद रखिएगा। ए से एबक, गुल से गुलाम वंश, खिलजी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैलो में से सैयद, और ल से लोदी। तो हमने अभी तक क्या है एसकेटी सैयद खिलजी, सॉरी सैयद नहीं, स्लेव खिलजी और तुगलक पढ़ लिया। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सैयद और लोधी। उसके बाद जो है हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा और फिर जो आएगा वो हम पढ़ेंगे मुग़ल सल्तनत के बारे में या मुग़ल शासन के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक ये दिया हुआ है, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आप फेसबुक पे हमें AB स्टडीज़ हमारा फेसबुक पेज है वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज़। थैंक यू।